हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध शुक्ला, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, आप लोगों से थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये कोर्स है GS/NCERT का, मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपके लिए, आप जिस पर्पज से हमारे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उसमें 100% आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हम लोग पूरी ये कोशिश करते हैं कि GS/NCERT को कंप्लीट वो पैकेज दिया जाए जिससे आप 100% सेटिस्फाइड हो सके। इसके लिए हम लोग छोटी से छोटी चीज़ पर भी फोकस करते हैं, जिससे आपका पर्पज जो रहता है कि NCERT को कंप्लीट करना, वो पूरा हो सके। NCERT आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी अच्छे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, बेहतर स्कोर करने के लिए बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। तो ये हमारी टीम का एक बेहतर इनिशिएटिव है कि हम लोग GS/NCERT का एक नया बैच, या कह लीजिए बिल्कुल अलग से क्लासेज इसकी चलाते हैं। इसी रेस्पेक्ट में जो मेरा क्लास रहता है वो फिजिक्स का रहता है। तो फिजिक्स के क्लास में आज थोड़ा बहुत समय मैं आप लोगों का लूँगा, और मैंने आज डिसाइड किया कि कुछ ऐसा आपको कराया जाए जो आपका या आपके लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे सके। इसी रेस्पेक्ट में मैंने आज जो पोर्शन आपके लिए रखा वो न्यूक्लियर फिजिक्स रखा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो हमारा है, एक्चुअल में आजकल है क्या कि फिजिक्स का जो स्टार्ट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा कम पूछा जा रहा है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो या PCS का एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएशन लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो, तो फिजिक्स का जो शुरुआती पोर्शन है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन, इनसे क्वेश्चन ना के बराबर आ रहे हैं। और इनकी जगह अब किसने ले लिया है? मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वेव हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसी रेस्पेक्ट में मैंने आपको कुछ अच्छा कराने के लिए आज न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ, जिससे आपका बेस कितना भी कमज़ोर हो। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे वहाँ ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के ही आते हैं, कुछ आर्ट्स के होते हैं, कुछ कॉमर्स के होते हैं। तो हम लोग कोई भी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको कुछ भी बताऊंगा तो उसके सारे इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हुए चलते हैं। इसी वजह से हम लोग GS/NCERT में बेहतर भी कर रहे हैं, और आई होप आगे भी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। चलिए फिलहाल मैं आज स्टार्ट करता हूँ आपका GS/NCERT में फिजिक्स का लेक्चर फर्स्ट है आपका ये न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की जो शुरुआत है, आप लोग ध्यान से हमारी एक बात सुनिएगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत हुई कहाँ से। भाई न्यूक्लियर फिजिक्स है तो जनरल सी बात है, इसकी शुरुआत तो न्यूक्लियस से ही होगी। अब है क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स का कुछ पोर्शन केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको अगर फिजिक्स में अच्छे सीखना है तो बेसिक्स आपकी मजबूत होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको उसकी बेसिक जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। तो न्यूक्लियस से अगर हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस से ही शुरू करना पड़ेगा। न्यूक्लियस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी दिखाई जाती है कि कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, कौन कौन से इंपैक्ट्स देखे गए। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो होती है वो की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या देखा, इनका एक मॉडल था जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल पर बेस्ड था। क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, मतलब अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल पर आधारित था। इसमें इन्होंने क्या किया था,
आप सभी लोग जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा कोई बात नहीं, हम लोग आपको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जरूर बताएंगे कि इन्होंने ये बताया था कि अगर हम एक कोई गोल्ड की फॉयल ले लें और उस पे अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराएं, तो जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई गई तो इन्होंने ये देखा अल्फा पार्टिकल हमारा क्या होता है, हीलियम होता है। अल्फा पार्टिकल हमारा एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का नाभिक होता है। तो इन्होंने देखा, ये गोल्ड फॉइल ले लीजिए, तो गोल्ड फॉइल पे जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई तो इन्होंने ये देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल गए, उनमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। फिर जब ये जैसे जैसे पास आने लगे सेंटर ऑफ द एटम के, तो इन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। फिर उन्हें एक कंडीशन ऐसी दिखी कि जो बिल्कुल सेंटर पर था, तो उन्होंने ये बताया, इसमें ये देखा कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का ज्यादातर पार्ट खाली होता है, मतलब अबाउट होल पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी and whole of the mass and charge of the atom is concentrated in the center of the atom। मतलब परमाणु का ज्यादातर भाग खाली होता है। ऐसा क्यों उन्होंने बताया, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसका ज्यादातर मास वो हमारा कॉन्सेंट्रेट कहां पे था, सेंटर पे था। करीब करीब 99.99% मास ऑफ द एटम जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। इस वजह से, अच्छा ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि हीलियम हमारा पॉजिटिव चार्ज या अल्फा का हमारा पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होता है, तो पॉजिटिव यहां भी होगा, पॉजिटिव यहां भी होगा, तभी तो रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो इसी बेसिस पे इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस जो हमारा होता है उसमें एटम का ज्यादातर चार्ज और मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब होल ऑफ द मास एंड चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इस बेसिस पे इन्होंने ये बात बताई और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, इसी बेसिस पे कहा गया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। फिर इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा 10⁻⁻10 मीटर आर्डर का होता है और जो हमारा एटम होता है वो 10⁻15 मीटर के आर्डर का होता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है इज वेरी स्मॉल टू द साइज ऑफ द एटम, मतलब कि नाभिक का जो आकार होगा पूरे परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही कम होता है। ये इन्होंने कुछ फास्टुलेट्स दिए थे और ये भी कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि न्यूक्लियस एक्चुअल में होता क्या है, न्यूक्लियस क्या चीज होती है, इसमें इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके पास्टुलेट्स अलग अलग क्या होते हैं, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि एक्चुअल में न्यूक्लियस क्या होता है। अब आप देखिएगा, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली इंटायर, मैंने आपको बताया लगभग 99.99% एंड इंटायर मास, मतलब चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, मतलब बहुत ही छोटे पार्ट में मास और चार्ज कॉन्सेंट्रेट होता है, बंधा होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर क्या है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे हम लोग बात भी करेंगे, इस पे कई बार क्वेश्चन भी आया है कि न्यूक्लियर फोर्स हमारा जो होता है क्या होता है, वो दूसरे फोर्सेस से कैसे रिलेट करता है, इस पे भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। टर्म रिलेटेड टू न्यूक्लियस, टर्म रिलेटेड टू न्यूक्लियस, सबसे पहली चीज आती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन दोनों के बेसिस पे ही हम लोग
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें निकालते हैं। ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में सिखाई जाती हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो मैं ज्यादा डिटेल में इनको नहीं लूंगा क्योंकि अभी बहुत सारा काम आगे बाकी है। लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको मैं बताता चलता हूं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। मतलब नॉर्मल स्टेट में किसी एटम के पास या किसी न्यूक्लियस के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल स्टेट नहीं है, कोई आयनिक स्टेट है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बदल भी सकते हैं। तो ये आपने क्या देखा, अगर हम मान ले कोई एलिमेंट हमारा X है, उसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है। तो जब एटॉमिक नंबर, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, आ जाइएगा। अगर सपोज दैट कोई एलिमेंट हमारा X है, सपोज अगर हम एक एलिमेंट X मान लें, उसका एटॉमिक नंबर A है, एटॉमिक मास Z है, तो इस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल टू एटॉमिक नंबर। लेकिन ये नॉर्मल स्टेट में होगा, आयनिक स्टेट में ऐसा नहीं होगा। आयनिक स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो नॉर्मल स्टेट में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है हमारा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसके बाद आप आ जाइएगा मास नंबर और न्यूक्लियर डेंसिटी। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। मतलब किसी न्यूक्लियस में आप जानते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो हमारा टोटल मास हो गया जाकर के, उसी को हम लोग बोल देते हैं मास नंबर। मैंने आपको भी करके भी दिखाया था। अगर हम सपोज कर लें ये हमारा एटॉमिक नंबर है और ए हमारा Z हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, ए एटॉमिक मास हो गया, तो हम उसको किस तरीके से कंसीडर करेंगे, ये चीज हमने आपको भी बताई थी। ये हमारा मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। आ जाइए आप। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड देयरफॉर सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी हमारी मास पे नंबर पे डिपेंड नहीं करती है और हर न्यूक्लियस के लिए लगभग सेम होती है, इसलिए इसका मास नंबर से कोई रिलेशन नहीं होता है। आप लोग इसको ध्यान अच्छे से रखिएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि लगभग सब जगह पर न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है। तो आपने ये दो चीजें इस स्लाइड में देखा, मास नंबर एंड दूसरा हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, एटॉमिक मास यूनिट आ जाइएगा। नॉर्मली आप इसको इस फॉर्म में देखे होंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। तो एटॉमिक मास हमारी यूनिट क्या होती है, कार्बन 12 का 1/12 मींस इट इज डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। कार्बन 12 मैंने क्यों लिया, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12, 13 एंड 14, जिसमें से कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जो होता है उसको हम लोग 1 एटॉमिक मास 1 AMU के नाम से भी जानते हैं। इसकी वैल्यू भी होती है 1.6 × 10⁻⁻27। लेकिन फिलहाल अभी आप ज्यादा डाटाबेस, क्योंकि यूपीएससी में डाटाबेस क्वेश्चन तो नहीं ही ज्यादातर पूछा जाता है, या पीसीएस वगैरह में कभी कभी पूछ लेते हैं। लेकिन आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं
कि ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट ना आकर जो हमारे टर्म होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा 1 लाइट ईयर, उसने कभी नहीं पूछा कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, लेकिन ये जरूर आपने 10 बार देखा होगी कि 1 लाइट ईयर होता क्या है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो आप इसको जरूर याद रखिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारी क्या चीज होती है। तो मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया, कार्बन 12 का जो मास होता है उसका 12th पार्ट 1 AMU बोला जाता है। राइट, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आ जाइएगा, रेडियो एक्टिव डिके लॉ आ जाइएगा। इसमें रेडियो एक्टिव डिके लॉ, मैं आपको इसको बताने से पहले कुछ चीजें जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके लॉ से पहले अगर आप यही नहीं जानते होंगे कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, तो आप रेडियो एक्टिव डिके लॉ कैसे समझ सकते हो। अब एक्चुअली फिजिक्स में ये मेन पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए भाई, कोई एलिमेंट या कोई न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव कब होगा। आप लोग दो बातें हमारी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो हमारी होती है वो होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपान प्रोटॉन। मतलब किसी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो पर। अगर n अपान पी की वैल्यू इक्वल टू हमारी 1 है तो कहा जाता है कि न्यूक्लियस हमारा हाईली स्टेबल न्यूक्लियस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल न्यूक्लियस। अगर n अपान पी की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो स्टेबल हाईली न्यूक्लियस होगा। लेकिन अगर n अपान पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 है तो हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि जैसे आपको मैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ आप देख रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ सबसे पहले यह चीज समझना जरूरी है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कौन कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव बोले जाएंगे और क्यों बोले जाएंगे। तो उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा वही एक्चुअल में रेडियो एक्टिव होगा। तो n अपान पी की वैल्यू हम देखते हैं, अगर 1 है तो हाईली स्टेबल होगा। n अपान पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 है, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। देयरफॉर क्या होगा कि जो न्यूक्लियस हमारा होगा अनस्टेबल होगा, और जब अनस्टेबल होगा तो रेडियो एक्टिव कैरेक्टर का होगा। अब आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कोई एलिमेंट हमारा रेडियो एक्टिव है या नहीं है। तो वो मेन होता है अनस्टेबिलिटी पर। फिर आती है बात कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा है तो एक्चुअल में वो क्या करेगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमेशा अल्फा बीटा गामा रेज निकालता रहता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब उस टेम्परेचर प्रेशर से उसके ऊपर कोई मतलब नहीं होता है। मतलब वो हमेशा अल्फा बीटा गामा रेज निकालता रहता है। ऐसे सभी सब्सटेंस जो स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रेज निकालते रहते हैं उनको हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी, बैकुरल ने। किसने किया था, बैकुरल। बट दिस टर्म वाज यूज्ड बाय मैडम क्यूरी। मतलब जो रेडियो एक्टिवता है इसकी खोज अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप हमेशा हेनरी बैकुलर को मारेंगे आंसर। लेकिन अगर कभी आपसे यह पूछा गया कि इस टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया, तो मैडम क्यूरी ने किया था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी चीजों पर। अब इस चीज पे हम पहुंचे क्योंकि हमने आपको बेसिक आपसे कहा भी था, और ये हमारे वहां ऐसा होता भी है कि अगर कोई भी टर्म आएगा तो हम लोग सब्जेक्ट नहीं देखते हैं, अगर उसकी बेसिक कहीं से भी पकड़ना होता है तो हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आइए रेडियो एक्टिव डिके लॉ हमारा क्या होता है।
एक्चुअल में द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट इन अ सैंपल एटम। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके नहीं चलना चाह रहा हूं ज्यादा, लेकिन थोड़ा इस चीज को अगर मैं आपको थ्योरी से नहीं बल्कि अगर फार्मूले समझाने की कोशिश करूंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे कि जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है लेमडा। लेमडा को हम लोग डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा जो होता है वो एक्चुअल में होता यह है 2.303 अपॉन टी log ऑफ n नॉट अपॉन n। मतलब जो हमारा लेमडा होता है वो हमारा डिपेंड करेगा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर। n नॉट हमारा क्या होता है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या इनिशियल अमाउंट आप कह सकते हैं। n हमारा फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, फाइनल अमाउंट बोल सकते हैं। t टाइम हो गया कि जितना डिके होने में टाइम लगा, लेमडा हमारा डिके कांस्टेंट हो गया। इसी से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, हाफ लाइफ से रिलेटेड। तो हाफ लाइफ कैसे डिके कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, अभी आपको आगे ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। मतलब सीधी सी बात यह है कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ ये बोलता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जिससे क्लियरिटी बनी रहे। नेक्स्ट आइएगा। ये मैं आपको बोल रहा था कि हाफ लाइफ को आप यहां से थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हाफ लाइफ हमारी होती है, इसको वैसे सही से तो ऐसे टी हाफ करके लिखा जाता है, बाई चांस स्लाइड बनाते समय ध्यान नहीं दिया होगा, टी लिख दिया होगा। तो टी हाफ जो हमारा होता है वो होता है 0.6932 अपॉन लेमडा। अब है क्या एक्चुअल में टी हाफ हमारी क्या होती है, टी हाफ इज द हाफ लाइफ। मतलब किसी भी रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में, किसी भी रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वही उस रिएक्शन की हाफ लाइफ होती है। मतलब कोई भी अमाउंट अपना आधा होने में जितना समय लेता है वही उसकी अर्ध आयु बोली जाती है। और हाफ लाइफ जो होती है वो हमारी इक्वल टू 0.6932 अपॉन लेमडा होती। मतलब हाफ लाइफ और लेमडा में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। लेमडा हमारा जो होता है जैसे जैसे बढ़ेगा हाफ लाइफ वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं, फिर आ जाइएगा एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ को आप लोग, इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं है, सीधा सा इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं 1.44 इंटू टी हाफ। मतलब है क्या कि अगर हम हाफ लाइफ अभी आपको सिखाए थे, हाफ लाइफ को 1.44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवरेज लाइफ निकल आती है, औसत आयु निकल आती है। इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिखा भी है एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब वही जैसे आप एवरेज निकालते हैं। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं भी समझना चाह रहे हैं तो आप बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप टी हाफ निकालो उसको 1.44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा आपका क्या निकल आएगा, जाके एवरेज लाइफ निकल आएगी। ये आप अलग से ध्यान में रखिएगा, अच्छे से नोट भी कर सकते हैं क्योंकि काम का बहुत फार्मूला होता, पूछा भी जाता है। यहां पे इन्होंने दिया भी है। फिर आ जाइएगा द नंबर ऑफ आइटम्स। एक्चुअल में ये चीज थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने सुना होगा, मैं आपको कुछ बातें डिस्कस आपसे करना चाहूंगा। कि कार्बन डेटिंग क्या होती है। ये जो क्वेश्चंस हैं
हर जगह पे पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लिए, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ये हमें दिखने में तो फार्मूला लग रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझा दिया जाए तो आप किसी भी मीडियम के हो या आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप आसानी से इससे क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। अब होता ये क्या है, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग का आपने नाम सुना। जितने फोसाइल फ्यूल्स होते हैं या फोसाइल्स होते हैं, उनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि ये डायनासोर इतने साल पहले, इतने सैकड़ों साल पहले का है, इसके जो अवशेष मिले हमें हैं, मिले हैं, इतने एज इनकी डिटेक्ट की गई है। तो कैसे करते हैं, उसमें हम लोग कार्बन डेटिंग का, कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, कार्बन 14 का यूज किया जाता है। एक्चुअल में यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो खाली कार्बन 14 से काम नहीं चलेगा। इट इज द रेशियो ऑफ कार्बन 12 टू द कार्बन 14। मतलब अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाए कि कार्बन 14 भी मिले, अगर ये भी ऑप्शन मिल जाए कार्बन 12 टू द कार्बन 14, तो आप ये ज्यादा बेटर आंसर है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन इसका पूछा भी जा चुका है। लोग कार्बन 14 देख के तुरंत आंसर अपना टिक कर देते हैं, लेकिन कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कार्बन 14 को चेक करना ही बेहतर आंसर माना जाएगा। ओके, तो होता क्या है, इस फार्मूले के थ्रू हम लोग आसानी से चीजें सीख सकते हैं कि कैसे हमारा कितने टाइम बाद, कितने टाइम का कोई फोसाइल है या कोई हमारा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई फोसाइल हुआ या कोई कार्बन से कनेक्टेड कोई ऐसी चीज है, तो उसके लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पर उसने कभी आपसे यह पूछ लिया कि किसी रॉक की एज को डिटरमाइन करना है, किसी चट्टान की एज को डिटरमाइन करना है, तो प्लीज वहां पे कार्बन 14 मत मारिएगा, क्योंकि वहां का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 238। वहां की मतलब किसी रॉक की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कार्बन 14 का यूज ना करके उस करेक्ट उसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 238। U38 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा किसी रॉक की एज को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले चीज बता देता हूं जिससे आपको बढ़िया समझ में आ जाए। है क्या, जो n होता है, n इक्वल टू n नॉट हाफ टू द पावर स्मॉल n। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि n नॉट हमारा होता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n होता है फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप ये चीज नहीं अच्छे टर्म समझ पा रहे हैं तो आप बस इतना ध्यान रखो, n नॉट इनिशियल अमाउंट है और n हमारा फाइनल, मतलब n नॉट प्रारंभिक मात्रा हो गई और n हमारी अंतिम मात्रा हो गई। मान लिया आपके पास 50 रुपए हैं, आपने 10 रुपए खर्चा कर डाले, तो 50 रुपए आपके क्या हो गए, n नॉट हो गए, और उसमें 10 आपने खर्चा कर डाले, बचे 40, वो आपका n हो गया जाकर। फिर स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n हमारा होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का एक फार्मूला होता है n इक्वल टू टी अपान टी हाफ। अब होता क्या है, क्वेश्चन में आपको ये चीज पता होती है। मैं आपको अब इतना आज तो टाइम नहीं आपका ले पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो मैं आपको इस पे आज क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा। अगर क्वेश्चन करवा लेता तो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाता, लेकिन आपको मैं बता सब चीजें दूंगा, बस आप डाटा रखेंगे, आंसर सीधा निकलेगा। आपको क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए टी दिया होगा, टी हाफ दिया होगा, एन निकाल लीजिएगा, एन की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा। एन नॉट आपको दिया होगा, अगर परसेंट का क्वेश्चन हो तो हमेशा 100 मान लेना, ना परसेंट का क्वेश्चन हो तो दिया आपको होगा और आप यहां से एन अपना निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको इनिशियल अमाउंट दिया है तो आप फाइनल अमाउंट निकाल सकते हैं, या आपको टी हाफ दिया है तो आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं। मतलब इनमें कुछ न कुछ एक दो चीजें वो छोड़ देगा और सारी चीजें आपको दे देगा, आप अपना क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेन इसका यूज क्या है, कार्बन डेटिंग में एज वगैरह डिटेक्ट करना, या कितना अमाउंट बचा, इतना डिके होने के बाद इतने टाइम में कितना बचा, तो ये सब क्वेश्चन इससे आसानी से लग जाते हैं। आई होप जब हम आपका आगे क्लास कभी लेंगे तो क्वेश्चन भी जरूर कराएंगे। आज थोड़ा सा समय कम है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं बता देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। भाई जितनी तेजी से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलेंगे वही उसकी एक्टिविटी होगी। कोई न्यूक्लियस हल्का अनस्टेबल होगा और कोई न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होगा। तो जब हाईली अनस्टेबल होगा तो अल्फा बीटा गामा रेज बहुत तेजी से निकलेंगी। उससे होगा क्या? उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, फिर आप आ जाइएगा, कुछ ये बेसिक्स हैं, बहुत आसान चीजें, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं? आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो। जैसे मैंने कहा 1H1, 1H2, 1H3। आप सब लोग अगर पढ़े होंगे तो जरूर देखे होंगे इसको। यह है प्रोटियम, यह है ड्यूटीरियम, यह है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। अब की बार नीट 2021 में इसी साल अभी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ट्राइटियम का कैरेक्टर कैसा होता है, तो ये रेडियो एक्टिव कैरेक्टर का होता है। रेडियो एक्टिव कैरेक्टर का होता है। ये हमारा एलिमेंट जो होता है 1H1, ये ऐसा आइसोटोप होता है जिसके पास जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। 1 - 1 = 0। तो नॉर्मली आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है? प्रोटियम होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम है। तो जब हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो हमेशा न्यूट्रॉन निकल आते हैं, तो ये 0। और ये हमारा ड्यूटीरियम या हैवी हाइड्रोजन, हैवी वाटर बनाने वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, उनको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। फिर आ जाइए आइसोबार, आ जाइए। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार जो हमारा है उसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आइसोबार ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। मैं आपको और थोड़ा बेहतर एग्जांपल एक समझाता हूं, आप आसानी से समझ जाओगे। देखिएगा, जैसे आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। ये आप थोड़ा और बेहतर समझ सकते हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके सबके एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर इनका 18, 19, 20, एटॉमिक नंबर इनके अलग अलग। यहां भी आप देख सकते हैं, जैसे हमारा ये ट्राइटियम और हीलियम होगा 2He3 है, इसमें एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। सोडियम का भी देख लीजिए, सोडियम नियान देख लीजिए, एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनके एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उनको हम लोग आइसोबार कहते हैं। इसी तरीके से बेटा आ जाइएगा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, द सब्सटेंस व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे सभी सब्सटेंस जिनके पास न्यूट्रॉन सेम होते हैं वो हमारे क्या बोले जाते हैं? आइसोटोन्स बोले जाते हैं। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। जैसे आप देख लीजिएगा 1H3 एंड 2He4, 1H3 एंड 2He4। यहां 3 में से 1 घटाओ तो आपका 2 हुआ, यहां 4 में से 2 घटाओ आपका 2 हुआ। मतलब जब हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो क्या चीज निकल आती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। और जिन केस में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो सब हमारे क्या बोले जाएंगे? आइसोटोन्स बोले जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आइएगा, फिर आ जाइए आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं atoms having the same mass number and the same atomic number but different radioactive properties are called isomers. एक्चुअल में आइसोमर क्या होते हैं कि ऐसे सभी सब्सटेंस जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है। लेकिन यहां पर भी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम है, तब भी वो हमारा क्या बोला जाएगा? आइसोमर बोला जाएगा। एक चीज मैं आपको और करा देता हूं और उसके बाद फिनिश करता हूं क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है। और आई होप हम लोग जब
जल्दी मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे और टॉपिक का दाइंड करेंगे। अभी टॉपिक कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मैंने एक छोटी सी कोशिश जरूर की है कि आपको जो भी चीज़ें बताऊं वो बिल्कुल जीरो से लेकर आखिरी पर तक ले जाऊं। भले आपको मैं कम चीज़ें कराऊं लेकिन बेहतर जरूर कराऊं, जिस वजह से आप हमसे जुड़ रहे हैं। आइए देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आप जानते हैं दुनिया में सबसे स्ट्रांग फोर्स माना जाता है। आप जानते हो किनके बीच लगता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। द फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस या बिटवीन न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस हमारे कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इट इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स, सबसे प्रबल बल ये होता है। वेरी शॉर्ट रेंज होता है, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस वाला। नॉन सेंट्रल, नॉन कंजर्वेटिव होता है। नाइदर ग्रेविटेशनल नॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर इसके बाद आइए सबसे जरूरी चीज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज पे आवेश पे निर्भर नहीं करता है और 100 टाइम्स पावरफुल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। 100 टाइम्स पावरफुल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और 10 टू पावर 38 टाइम्स पावरफुल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कहने का मतलब यह है कि सबसे स्ट्रांग फोर्स हमारा यही होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स पावरफुल होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू पावर 38 टाइम्स, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो फिलहाल आज की क्लास मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। मैंने अपने सब्जेक्ट में एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश की है और एक छोटी सी शुरुआत की है। आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए मेरा और हमारी पूरी टीम का सहयोग प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।